प्रायोरिटीज ये हैं कि डेरा इस्माइल खान के लोग जाए भाड़ में, उनकी तरक्की जाए भाड़ में, उनके अस्पताल जाए भाड़ में, उनके मरीज जाए भाड़ में, जो हो उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह है कबूतर किस तरह उड़ाए जाते हैं। एक खान देखो ना, एक कबूतर की उड़दापी है, वो की में वलदापी है। ये डेरा इस्माइल खान को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इतना नाअहल आदमी है कि इतना इख्तियार और इतने वसाइल होते हुए भी एक आदमी 1.5 साल के बाद उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तो इस तरह की लीडरशिप जो है वो कबूतरबाजी के मेले कर रहे हैं। और बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमतों को एंजॉय करने के लिए आए हुए। उन्होंने इस कुर्सी के तकद्दुस को भी पामाल किया है, अवाम की नुमाइंदगी के तकद्दुस को भी पामाल किया है। और आप हरीम शाह के हवाले से ये बात कर रहे थे और बुरा कह रहे थे, तो आज आप अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं? के हवाले से आप देख रहे हैं कि ना वो किसी पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, ना वो किसी ऐसी एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं। पीटीआई के नजदीक इमरान खान की रिहाई सिरे से ना प्रायोरिटी है, ना उनका एजेंडा है, ना सुहेल अफरीदी का ये एजेंडा है, ना ये अली अमीन का एजेंडा था। इमरान खान की रिहाई में उनको नुकसान है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूं कि कोई सियासी आदमी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। उस्मान बुज़दार जैसा बेज़बान आदमी वो अपने टेन्योर अपना टर्म पूरा कर गया, जितना उनकी पीटीआई का, जब उनको इमरान खान ने कहा कि जी हुकूमत आप असेंबली तोड़ दें तो असेंबली टूट गई। वो उस जैसा बेज़बान आदमी जो है वो अपनी टर्म पूरी कर गया। महमूद खान जैसा शरीफ आदमी कि उनके मुकाबले में शाहराम तरक़ई, आतिफ खान, असद कैसर वगैरह ये सारे लोग जो हैं वो एक मजबूत लीडरशिप उनके मुकाबले में थी, उसके बावजूद अपनी टर्म पूरी कर गए। क्या वजह है कि एक शख्स इतना नाअहल हो सकता है कि इतना इख्तियार उसके हाथ में दे दिया जाए और वो 1.5 साल के बाद वापस अपने घर तशरीफ ले आए? हमें तो खुशी थी कि इस नाअहलों के स्टोले से हमारी जान छूटी है, डेरा इस्माइल खान की जान छूटी है। पीटीआई के हवाले से अगर मैं देखूं तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित थे उस हवाले से जो एक उनके कॉज को नुकसान पहुंचने की बात थी, उस हवाले से तो ठीक है। लेकिन इस शख्स की नाअहली को आप देखिए कि ये इतना नाअहल आदमी है कि इतना इख्तियार और इतने वसाइल होते हुए भी एक आदमी 1.5 साल के बाद उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। इससे ज्यादा भी कोई नाअहल हो सकता है कि वो मैनेज नहीं कर पाया अपनी इतनी बड़ी कुर्सी को और अपनी इतनी बड़ी सीट को, कि वो मैनेज करके वहां पर बैठे। दूसरी बात, आप तरजीहात को देख लीजिए। यहाँ पर डेरा इस्माइल खान में आप कहते हैं ना जी, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं? मैं रोज सुबह शाम इन्हीं रोडों से गुजरता हूँ, मैं सुबह शाम इन्हीं चीजों को देखता रहता हूँ। मैं कोई इस तरह नहीं हूँ कि मुंह छुपा कर जो है वो इलेक्शन में कामयाबियों के बाद जो है वो अपने घरों में बैठ जाऊं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम एक फेक प्रोसेस से, एक धांधी ज़रा प्रोसेस से होते हुए हम इक़्तिदार में आए हैं। लेकिन हम तो लोगों में फिरते हैं। मैं तो कल भी डेरा इस्माइल खान के शहरों गलियों में फिर रहा था। ये सूरत हाल हम खुद देखते हैं। प्रायोरिटीज ये हैं कि डेरा इस्माइल खान के लोग जाए भाड़ में, उनकी तरक्की जाए भाड़ में, उनके अस्पताल जाए भाड़ में, उनके मरीज जाए भाड़ में, जो हो उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह है कबूतर किस तरह उड़ाए जाते हैं और फिर उनके जो मुसाहिबीन है, जो उनके इन सारी चीजों को पालने वाले हैं कि जी ये खान देखो ना, एक कबूतर की में उड़दापी है, वो की में वलदापी है। तो ये इस तरह की ज़हनियत के साथ ये डेरा इस्माइल खान को रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेरा इस्माइल खान की क़यादत का हक अदा करेंगे। इस तरह के लोग डेरा इस्माइल खान पर मुसल्लत रहेंगे कि यहाँ पर रोड बंद, यहाँ पर अस्पताल जो है वो किसी काम के नहीं, यहाँ पर आप जो सीवरेज का जो निज़ाम आप खुद देखते हैं बारिश के माहौल में। तो इस तरह की लीडरशिप जो है वो कबूतरबाजी के मेले कर रहे हैं। और मैं एक लफ्ज सुनता हूँ आजकल कि जी बाबा रोजगार, बाबा मेला जात, बाबा फलाना। तो मैंने कहा कि बाबा रोजगार के साथ फरोख्तशुदा का लफ्ज भी तो इजाफा करो ना, बाबा फरोख्तशुदा रोजगार। बाबा फरोख्तशुदा रोजगार, रोजगार तो वो होता है कि आप किसी को वॉलंटियरली आप जाए, आपके वोटर हैं और आप कहें कि जी आप इसके हकदार हैं, हम आपको रोजगार दे रहे हैं, आप पैसे लेकर रोजगार देते हैं, इसको फिर बाबा फरोख्तशुदा रोजगार कह सकते हैं। फिर आप मेलाजात की बात आपने की, इस तरह अगर बाबा होना जो है वो इसके अलकाबात में इजाफा होता गया, तो मुझे ये कोई ऐसे कोई बईद नहीं लगता कि कल को वो कहें कि जी बाबा कौम भी है, बाबा पाकिस्तान भी है और बाबा डेरा इस्माइल खान भी है और पता नहीं क्या क्या होंगे। तो इस तरह की खुशामदियों के नरगे में फिर इसी तरह के लोग सामने आते हैं। गवर्नर साहब को भी हालांकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके पास वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गैस का जो निज़ाम जिस तरह दरहम बरहम है, जिस तरह बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, कम अज कम उस लेवल तक तो वो कर लें। मेरे जात के लिए उनके पास आने का टाइम है, लेकिन वज़ीर आज़म के पास इस बात के लिए जाने का टाइम नहीं है कि डेरा इस्माइल खान के लोगों को बिजली की मुश्किलात हैं, गैस की मुश्किलात हैं। तो ये प्रायोरिटीज की बात है, ये तरजीहात की बात है कि आपकी तरजीह लोगों को सहूलत देना है
या आपकी तरजीह हुकूमतों को एंजॉय करना है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमतों को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, लोगों की मुश्किलात को हल करना इनकी प्रायोरिटीज में। हाइब्रिड रिजीम का अगर सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ, और मैं अगर जनरल फैज और उनके पीछे की कबील जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा, इन लोगों की इस कबील का मैं अगर पाकिस्तान की सियासत को पहुंचाने वाले सबसे बड़ा नुकसान समझता हूं, वो ये है कि उन्होंने इख्तिदार की कुर्सी को, अवाम की नुमाइंदगी की कुर्सी पर बहुत छोटे लोग बिठाए, जिनको ये इदराक नहीं है कि अवाम की नुमाइंदगी क्या चीज़ होती है, ये किस एजाज़ का नाम है, लोगों की मुश्किलात हल करना, उनके लिए आसानियां पैदा करना, ये किस एजाज़ का नाम है, ये किस इबादत का नाम है। ये जिनके जहनों में ये मौजूद ही नहीं है, जिनको इसका इदराक ही नहीं है, उस सतह के छोटे छोटे लोगों को उठाकर उन्होंने उन कुर्सियों पर बिठाया है। उन्होंने इस कुर्सी के तकद्दुस को भी पामाल किया है, अवाम की नुमाइंदगी के तकद्दुस को भी पामाल किया है, और अवाम की मुश्किलात के हल की तरफ जो एक विजन होता है, उस विजन रखने वाले लोगों की उस सतह को वो इस नीचे लेवल पर ले आए हैं। आप देखिए, इमरान खान साहब के ज़माने में जब तनकीद हुआ करती थी कि हरीम शाह जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजों को लाते मारती थी और वो उस पर दाखिल होती थी, तो ये उस वक्त भी हम कहा करते थे कि इस रजीम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्होंने इस सतह के लोगों को उन दरवाजों और इख्तिदार के अवानों तक पहुंचाया है कि जिनको इसकी इज्जत, इसकी हुर्मत, इसके वकार का अंदाजा नहीं है, अवाम की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है, उनका विजन नहीं है। वही कुछ आपको गवर्नर हाउस के दरवाजों पर भी नजर आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा अमल है कि जिसको अवाम कल उनसे पूछगछ नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे कि जी कल को अगर आप हरीम शाह के हवाले से ये बात कर रहे थे और बुरा कह रहे थे, तो आज आप अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अमीन खान के हवाले से आप देख रहे हैं कि ना वो किसी पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, ना वो किसी ऐसी एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं, ना वो पीटीआई की किसी उसमें इशू में कोई ऐसा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जहां तक आपने सुहेल अफरीदी की बात की है और इमरान खान की रिहाई की बात की है, इस वक्त मेरे नजदीक वाहिद बात जो है वो ये है कि पीटीआई के नजदीक इमरान खान की रिहाई सिरे से न प्रायोरिटी है, न उनका एजेंडा है, न सुहेल अफरीदी का ये एजेंडा है, न ये अली अमीन का एजेंडा था, न उनकी पार्टी की किसी और जो इस वक्त मैनेज किया जाता है उनका ये एजेंडा है। इमरान खान की रिहाई में उनको नुकसान है, इमरान खान की जेल के अंदर रहने में उनकी जो है वो उनकी हुकूमतें भी हैं, उनकी लीडरशिप भी है, उनकी सियासत भी चल रही है, उनको लोग पूछते भी हैं। इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो उनको कौन पूछेगा? तो कल भी हमारे सूबे के जो लोग मुसल्लत थे उनकी तरजीह में इमरान खान का अंदर होना शामिल था, आज भी जो लोग मुसल्लत हैं उनकी तरजीह में इमरान खान का अंदर होना शामिल है। बहैसियत एक सियासी कारकुन के, मैं किसी भी सियासी कारकुन की अगर कोई पाकिस्तान के आईन और कानून उसकी तरफ मुतवज्जह ना हो, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूं कि कोई सियासी आदमी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस वक्त जो सूबे में बैठी हुई है या मरकज में बैठी हुई है, उनकी प्रायोरिटी यही है, उनका एजेंडा यही है कि इमरान खान जेल में रहेगा तो उनकी अय्याशियां भी बरकरार रहेंगी, उनकी हुकूमतें भी बरकरार रहेंगी, उनकी सियासत भी बरकरार रहेगी।